अमेरिका और ईरान के बीच में छिड़ी ये जंग महज 12 दिनों के अंदर अंदर मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब दुनिया भर में उथल पुथल मचा रही है। कहीं स्टॉक मार्केट लुढ़क रहा है, तो कहीं तेल और एलपीजी के दाम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कहीं लोग घंटों लाइन पर खड़े हुए हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। किसी का धंधा चौपट हो रहा है तो किसी का ट्रैवल प्लान। टीवी पर तेहरान को जलते देख एक बात होती है, लेकिन उस आग की आंच जब हमारी जिंदगी और सेविंग्स को तबाह करने के लिए आ जाए तो इस युद्ध को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भारत में भी पहले तो ईरान और अमेरिका के परम भक्त जो थे वो सोच रहे थे कि ईरान कहां टिक पाएगा अमेरिकन माइट के सामने, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ईरान एक अलग लेवल पर गेम खेल रहा था। अमेरिकन मसल का जवाब वो इकोनॉमिक चोकिंग से देना चाहता था। आज वही चोकिंग हमें दिख रहा है अपने देश में, अपने पड़ोस में, और यही आलम पूरी दुनिया भर में भी है। वियतनाम की सरकार तो अब लोगों को कह रही है कि अगले आदेश आने तक वर्क फ्रॉम होम ही करो क्योंकि देश में पेट्रोल खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में भी फ्यूल रैशनिंग उसकी शुरुआत हो चुकी है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। फ्यूल कॉस्ट से लेकर एयर स्पेस क्लोजर तक हर डिसरप्शन का खामियाजा कस्टमर्स की जेब पर ही पड़ रहा है। यूएई के रुएस रिफाइनरी एक ड्रोन स्ट्राइक के बाद ऑफलाइन हो चुका है, तेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। कतर की टॉप एलएनजी फैसिलिटी भी पिछले हफ्ते से बंद पड़ी है। और अब सबसे इस सबके ऊपर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो चोक पॉइंट जहां दुनिया का 20% तेल एलएनजी गुजरता है उसे लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि ईरान इस ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट पर अब माइंस बिछा रही है जिससे शिप्स को तबाह किया जाए। और दुनिया को इस क्राइसिस में जबरदस्ती ढकेलने वाला अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अरे अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस तुरंत नहीं हटाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ ही घंटे पहले खबर यह भी आई कि अमेरिका ईरान के 16 माइन लेइंग शिप्स को तबाह कर चुका है। लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि ईरान अब छोटे माइन लेइंग बोट्स का प्रयोग कर रहा है। 2 या 3 माइन एक एक बोट पर एक एक टाइम पर बिछाया जा रहा है। उधर दिन पर दिन इस जंग का बिल बढ़ते ही जा रहा है और यह पैसे कहीं और से नहीं आने वाले हैं, आपके और मेरे जेब से ही आने वाले हैं। तो जरूरी है कि हम इस कॉस्ट ऑफ वॉर को समझे। खर्चा सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है, हां वहां लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। इसलिए देशभक्त पर आज के एपिसोड में समझेंगे कि आप और हम इस जंग के चपेट में आ कब गए, कैसे आ गए, कब बाहर निकल पाएंगे। यह फ्यूल इमरजेंसी है क्या, भारत पर इसका कितना इफेक्ट होने वाला है, दुनिया के बाकी हिस्सों में इस जंग का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस जंग का बिल कौन और कब पे करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे देशों की तुलना में क्या इस जंग का जो एनर्जी इंपैक्ट है वो भारत पर डिस्प्रोपोर्शनेटली और ज्यादा पड़ने वाला है, हमें मार और तेज पड़ने वाली है, यह समझने की जरूरत है। और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के बुरे दिन आने वाले हैं जिसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू टुडेज एपिसोड पार्टनर्स आउटस्किल। एक और जंग छिड़ी हुई है भाई दुनिया भर में, उनके बीच में जो एआई जानते हैं और वो जो रिडंडेंट हो रहे हैं। एआई की वजह से एक के बाद एक इंडस्ट्री रीशेप हो रही है। कई कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। आप भी एआई के फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग दिस सैटरडे एंड संडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। वैसे तो ये ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर्स आउटस्किल ने इसे आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग क्लास में आपको 10 से ज्यादा टूल्स मिलेंगे एक पर्सनल एआई टूल किट बनाने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कैसे करना है, रेपिटेटिव टास्क को बिना कोड के ऑटोमेट कैसे करना है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना, इमेजेस, वीडियोस कैसे बना सकते हैं, एआई एजेंट्स डेवलप करना आप सीख सकते हैं इस वर्कशॉप में। 40 देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यह फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए, एआई को समझने के लिए यह बहुत एसेंशियल फंडामेंटल क्लास है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए आप साइन कर सकते हैं। है क्लास ये बिल्कुल फ्री, लेकिन आपको साइन अप करना होगा इसके लिए, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
बात तो पूरे दुनिया की है, लेकिन भारत से शुरुआत करते हैं। 7 मार्च से ही डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 60 रुपीज से ज्यादा महंगा हो चुका है। दिल्ली में जो सिलेंडर 850 रुपीज का मिलता था वो 900 रुपए पार कर चुका है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो 115 रुपए से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। माने 1900 रुपीज पहुंच चुका है, 2000 के आसपास अब जा रहा है। लेकिन दिक्कत यहां खत्म नहीं होती है। दिक्कत यह है कि देश के कई शहरों में कंपनीज ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही रोक दी है। कमर्शियल सिलेंडर 3000 प्लस रुपए में ब्लैक में मिल रहे हैं। इसी वजह से बेंगलुरु और चेन्नई के कई होटल एसोसिएशंस ने होटल एंड रेस्टोरेंट्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में भी आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। अभी तक डिनायल में जी रही भारत सरकार भी फाइनली हरकत पे आ चुकी है। कल तक हरदीप पुरी कह रहे थे कि नहीं सब चंगा सी है। आज देश भर में बढ़ रहे एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया है। मतलब ऑफिशियली वॉर टाइम पावर्स का इस्तेमाल करके एलपीजी के सप्लाई को कंट्रोल अब सरकार करेगी। डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर पर बुकिंग गैप 21 डेज से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है ताकि कोई होर्डिंग ना कर दे। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर दे ताकि नोटबंदी की तरह गैस एजेंसी के सामने लाइन न लग जाए। अरे मां उधर एयरलाइन कंपनीज भी आने वाले फ्यूल सप्लाई क्राइसिस को देखते हुए एयरफेयर बढ़ा रहे हैं। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक रूट्स में हर टिकट पर 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। वेस्ट एशिया रूट्स पर $10 एक्स्ट्रा, अफ्रीका रूट्स पर $30 एक्स्ट्रा पहले से ही था, अब इसे बढ़ाकर $90 कर दिया गया है। पेट्रोल का दाम अभी तक तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार हर चीज में लास्ट मोमेंट का इंतजार करती है उसे देखकर लगता है कि सरकार अभी तो बोल रही है सब चंगा सी है, लेकिन अचानक एक दिन यहां भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन तब भी न गोदी मीडिया न मोदी सरकार में इतनी हिम्मत होगी कि अमेरिका और इजराइल के इस एग्रेशन को हम ऑफिशियली कंडेम करें, चाहे देशवासियों की हालत टाइट हो जाए। ईरान पर इस आक्रमण से, इस खिंचते हुए युद्ध से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। दरअसल भारत अपनी 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाती है और उस इंपोर्ट का 50% जो है या उससे ज्यादा वो मिडिल ईस्ट से आता है। 50 से 55% हमारी एलएनजी जो सप्लाई है वो गल्फ देशों से आती है। और जो एलपीजी गैस है जो आम नागरिक इस्तेमाल करता है अपने किचन में, उसका जो इंपोर्ट अमाउंट है, जो पूरा इंपोर्ट होता है, उसका 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एलपीजी की इतनी किल्लत क्यों हो रही है। उसके ऊपर एक और क्राइसिस जो अब बढ़ रही है, हमारी 1/3 से ज्यादा फर्टिलाइजर भी यहीं से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है, और यहां भी अब रुकावट आ चुकी है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर ने अभी से ही प्रोडक्शन कट का ऐलान कर दिया है क्योंकि गैस सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसीलिए फर्टिलाइजर भी कम प्रोड्यूस हो रही है। फर्टिलाइजर ना मिलने का इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितना बुरा पड़ सकता है यह बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स जो गल्फ मार्केट्स में अपना चावल, अपना प्याज, केला, मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, वो ना चाहते हुए भी लॉसेस सफर कर रहे हैं क्योंकि सारी शिपिंग हॉर्मुज पर अभी बंद पड़ी हुई है। लगभग $12 बिलियन का एक्सपोर्ट आज इस जंग की वजह से खतरे में आ चुका है। यह हमारे टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स का बाय द वे 20% से भी ज्यादा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएस से ज्यादा यह युद्ध भारत को हिट कर सकती है। जीडीपी की बात करें तो ऑलरेडी बोला जा रहा है 0.5% जीडीपी की गिरावट तो आप मान लो ऑलरेडी। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में सोचा ही नहीं था। न यह देखा था कि तेल का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है तेल। इसी के डेरिवेटिव से पेंट्स, फर्टिलाइजर, रबर, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सब तेल से आता है और इसी इकोनॉमिक लाइफलाइन को ईरान ने रोक के रखा है। अब आप कह सकते हैं ये कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मेरे देश में आकर कोई 40 टॉप लीडरशिप को, 1000-2000 लोगों को और 170 बच्चियों को मार गिराता तो मेरा प्रतिशोध इससे कई गुना ज्यादा होता। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधा सीधा तो लोहा नहीं ले सकता है, जीत नहीं सकता है, लेकिन वो सबको अपाहिज जरूर कर सकता है, वॉर को लंबे समय तक खींच सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज कर सकता है, दुनिया की इकोनॉमी को अनस्टेबल बना सकता है ईरान, और वही काम अभी वो कर रहा है। और अगर ये चार्ट देखोगे तो आप समझ पाओगे कि चाइना के बाद भारत हॉर्मुज
से सबसे ज्यादा उस पर निर्भर करता है, उसका ही सामान वहां से सबसे ज्यादा निकलता है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना के लिए तो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, तो सबसे बड़ी दिक्कत किस देश को आने वाली है? हमें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर में, बाय द वे, सिर्फ तेल और कार्गो नहीं जाता, इसके नीचे अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी जाती हैं, जिन पर इंडिया का 30% से ज्यादा वेस्टवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक डिपेंडेंट है। बैंकिंग, क्लाउड सर्विस, इंटरनेशनल बिजनेस कॉल, सब इन केबल्स के जरिए जाता है। अगर आने वाले दिनों में इस जंग के चलते केबल्स भी डैमेज होती हैं, तो इंडिया और यूरोप का डिजिटल कनेक्शन भी कट सकता है। एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारत को छोड़कर बहुत से और भी देश हैं जो ऑयल पुअर हैं, माने ऑयल के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करके उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। वियतनाम में क्राइसिस ऑलरेडी आ चुकी है, बांग्लादेश में फ्यूल रैशनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पहले से ही था, अब उसके ऊपर एनर्जी कॉस्ट और ऐड हो जाएंगे। श्रीलंका अभी अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आया, उस पर भी एक नया क्राइसिस मंडरा रहा है। उधर यूरोपियन नेशंस में भी एनर्जी प्राइसेस और उसके वजह से कॉस्ट ऑफ कम्यूट बढ़ने लगे हैं। मार्केट्स भी, इसका असर आपको मार्केट्स में भी दिख रहा है। ब्रिटिश एयरवेज की जो पेरेंट कंपनी है IAG, उसके शेयर 6% डाउन है, इजी जेट 4% डाउन है। अब आपको बता दें, ये सिर्फ मार्केट्स का उतार चढ़ाव नहीं है, ये सिग्नल है कि अगर जंग चलती रही तो बहुत जल्द एयरलाइंस अपने आप को फंड करने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाईज इफेक्ट होने की वजह से पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। दुनिया का 90 से 92% सल्फर ऑयल और गैस रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब जब रिफाइनरी तेल एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, उस प्रोसेस में सल्फर भी निकलता है। इस सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल है। अब ऑयल सप्लाईज रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से सारी इंडस्ट्रीज को सल्फर या सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करती है, उन पर भी काफी जोर का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें पहला नंबर आता है मेटल्स, मेटल का सेक्टर। कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ऐसे मेटल्स जिसके भरोसे दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, अब इनकी सप्लाईज भी हिट होने वाली हैं, क्योंकि इनके एक्सट्रैक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है और यह सीधा सीधा सप्लाई ही नहीं है। और अगर कॉपर और कोबाल्ट जैसे मेटल्स की सप्लाई कम होती है, तो आप समझ लीजिए एसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर डेटा चिप्स, सबके प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के पहिए रुक से जाएंगे। फूड जैसी बेसिक और एसेंशियल चीज भी, उसके प्रोडक्शन में भी बहुत जल्द इस वॉर की चपेट में वो आ सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस से ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनता है और इन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स की वजह से दुनिया की आधी आबादी के प्लेट तक खाना पहुंच पाता है। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, यह सब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, यह रियल लेवल पर चीजें ऑलरेडी इन मोशन हो चुकी हैं। क्रूड के दाम पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से उसमें उबाल आया है, फिर वो गिरे भी हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध चलने वाला है या यह युद्ध रुकने वाला है। लेकिन अगर यह युद्ध चलता रहा तो भारत के लिए डबल वैमी होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इकोनॉमी में हर चीज का कॉस्ट बढ़ने वाला है, ओवरऑल महंगाई फिर बढ़ जाएगी। एक आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि ग्रोसरी का बिल से लेकर ऑटो में बैठने तक का खर्चा सब कुछ बढ़ने लगेगा, और यह पहले भी हो चुका है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जब ब्रेंट क्रूड $147 पर बैरल हो गया था, उस वक्त भारत में इन्फ्लेशन 9% क्रॉस कर गई थी। उसके बाद जब 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद भी क्रूड 100 के ऊपर चले गया था, उस वक्त भारत ने रशिया से तेल खरीदकर अपना काम चलाया। इसीलिए अमेरिका से भारत को रशिया से तेल खरीदने की जो परमिशन मिल गई है, उसे बड़ी बात मानी जा रही है। अब वो 1-2 हफ्तों में पता चलेगा कि इससे कम से कम देश में कोई स्टेबिलिटी हम ला पाए हैं प्राइस के अकॉर्डिंग या नहीं। वैसे सरकार यह भी एश्योरेंस दे रही है कि गैस के लिए भी ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स देखे जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये चीजें इतनी जल्दी नहीं की जा सकती हैं। सरकार अपनी नींद से थोड़ी लेट ही उठी है। क्योंकि जंग अभी भी चल रहा है, तो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वॉर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट की माने तो अगर क्रूड 3 महीने तक $100-120 प्रति बैरल रहा, तो ग्लोबल जीडीपी का 0.5 to 1% तक स्लो डाउन हो सकता है। छोटे देशों के लिए इसका मतलब है रिसेशन तय है। बड़ी इकोनॉमीज में स्लो डाउन, इन्फ्लेशन और जॉब लॉसेस लगभग पक्की बात मान लो।
और यही इस जंग की असली कीमत है, यही है असली कॉस्ट ऑफ वॉर, जो ना तो डोनाल्ड ट्रंप उठाने वाले हैं, ना बेंजामिन नेतन्याहू उठाने वाले हैं। ये कॉस्ट ऑफ वॉर बेयर करेंगे हम और आप, करोड़ों ऐसे आम लोग जिनका वॉर से लेना देना कुछ नहीं है। इसीलिए देशभक्त पर भी हम बार बार कहते आए हैं कि दुनिया भर में जो हो रहा है उसे जानो, उसे समझो। इसे जरूरी है इसलिए क्योंकि घूम फिर कर ना ये चीजें आपको इंपैक्ट करता जरूर है, चाहे आपको फर्क पड़े ना पड़े, इन्हें आपसे फर्क पड़ता है। फाइनली सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह जंग खत्म कब होगी। 12 दिन बीत चुके हैं, सीज फायर का कोई नामो निशान नहीं है। ईरान माइंस बिछा रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जानता है कि दुनिया यह जंग अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसीलिए सीज फायर के लिए ईरान तो अभी मना कर रहा है, कह रहा है बात ही नहीं करूंगा जब तक अमेरिका और इजराइल पूरे तरीके से हार ना मान ले, सरेंडर ना मान ले, वो भी लिखित में। बैड न्यूज यह है कि अगर बेस्ट के सिनेरियो में यह जंग आज के डेट में रुक जाता है तो भी शिपिंग लेन्स को पूरी तरीके से रीओपन होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। तेल की प्राइसेस भी धीरे धीरे ही ठीक हो पाएंगी, तो नॉर्मलसी आने में 2 या 3 महीने आराम से लग जाएंगे बेस्ट के सिनेरियो में। लेकिन यह जंग इजराइल और अमेरिका के हाथ से अब बाहर निकल गया है। अमेरिका अब मजबूरन ईरान में सोल्जर्स डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। सेनेट ब्रीफिंग से यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड डिप्लॉय किए जा सकते हैं। We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran to accomplish any of the potential objectives here. ईरान में यह ऑपरेशन ऑलरेडी ऑपरेशन एपिक ब्लंडर कहलाया जा रहा है। अब अगर ट्रंप इसे ऑपरेशन एपिक बफूनरी भी बना देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड डिप्लॉय कर देंगे, तो इसका मतलब होगा कि यह जंग कम से कम 3 से 6 महीने तक चलेगा। बेस्ट केस सिनेरियो में जंग चलता रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी डिसरप्टेड रहेगा, शायद कभी ओपन, शायद कभी क्लोज। ऑयल के प्राइसेस भी $100 के ऊपर ही रहेंगे। एयर ट्रैवल भी थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न से बहुत ज्यादा अनसर्टेन और महंगा भी हो जाएगा। तो बेस्ट के सिनेरियो में भी आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए खबर अनफॉर्चुनेटली बुरी ही है। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर ज्यादातर लोग ईरान में जंग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इस रीजन में वॉर होने का मतलब है कि रीजन से बाहर ये चीजें फैलेंगी। ये पक्की बात है। जो अमेरिका एक पूरे देश को ओप्रेसिव रिजीम से बचाने के लिए आप टूटा इस वॉर में, आज वो देश एक शिपिंग लेन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जिस ईरान की पूरी लीडरशिप पहले दिन ही मारी गई थी, वो आज भी 12 दिनों के बाद भी सारी दुनिया की सांसें रोककर बैठा हुआ है। उसे पता है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल जमा रहेगा तब तक दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। अब इसमें अमेरिका और इजराइल को ही कुछ ढूंढना होगा, जंग को खत्म करने का फॉर्मूला निकालना होगा। अब बस देखना यह है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के होश आते हैं, वो दे कम टू देयर सेंसेस, तब तक दुनिया भर में और कितने आम जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। क्या और डिस्ट्रक्शन होने से पहले यह वॉर खत्म होगा? अब यह वॉर टीवी वाला वॉर नहीं है, इंटरनेट अपडेट वाला वॉर नहीं है। यह वॉर आज हमें, आपको और मुझे भी इंपैक्ट करने वाला वॉर बन गया है। थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। एक और जंग छिड़ी हुई है एआई की दुनिया में, तो उस जंग में आप पीछे ना रह जाएं, आप हार न जाएं, उसके लिए एक कंप्लीटली फ्री मास्टर क्लास है, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक करिए एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी।